Hello friends, in today's video we are here to learn about the basics of anesthesiology one-liner. So without wasting any time, let us start. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनेस्थीसिया का मतलब होता है आपका लॉस ऑफ सेंसेशन। तो लॉस ऑफ सेंसेशन को हम क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया। देखिए एनेस्थीसिया में जो है ना दो तरीके के रिसेप्टर्स भी होते हैं। ठीक है, एक रिसेप्टर जिसको आप बोलते हैं यहाँ पे एक्साइटेटरी रिसेप्टर, और दूसरा रिसेप्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं आपका इनहिबिटर रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ पे जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है तो इसका एग्जाम्पल है ग्लूटामेट। और जो आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर उसको हम क्या बोलते हैं? गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड। और यहाँ पे जो है आपका लॉस ऑफ सेंसेशन कैसे होता है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताता चलूँ कि आपका जो लॉस ऑफ सेंसेशन कैसे होता है। तो या तो आप क्या करेंगे कि जो सोडियम पोटेशियम चैनल है उसको ब्लॉक कर देंगे। किसको? यहाँ पे सोडियम का चैनल हो या फिर जो है आपका पोटेशियम का चैनल हो, इसको क्या करें? ब्लॉक कर दें। ये ब्लॉक हो जाएगा तो आपका एनेस्थेसिक जो आपका इफेक्ट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ पे जो आपका इनहिबिटरी यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है उसको क्या कर दें हम ब्लॉक कर दें, या फिर जो है उसको हम इनहिबिट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे इनहिबिटरी ट्रांसमीटर कौन सा था? आपका यहाँ पे गाबा था। या फिर तीसरा जो रूल है आपका, यहाँ पे जो है ब्लॉक कर दें। अगर हम किसको ब्लॉक कर दें तो यहाँ पे जो आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है आपका? ग्लूटामेट है। यहाँ पे ग्लूटामेट, अगर इसको हम ब्लॉक कर दें तो जो क्या है यहाँ पे एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ था आपका बेसिक एनेस्थीसिया के बारे में। मतलब जो है लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होगा आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम ग्लूटामेट बोलते हैं, दूसरा है आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम गाबा बोलते हैं। और इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से यहाँ पे सेंसेशन जो है लॉस ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, तो पहला जो है आपका यहाँ पे सोडियम पोटेशियम जो चैनल है उसको ब्लॉक कर दिया जाए, या फिर जो आपका गाबा है उसको क्या हो जाएगा? उसको इनहिबिट कर दें, या फिर जो है आपका यहाँ पे जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ब्लॉक कर दें, डेट इज़ यहाँ पे ग्लूटामेट को जो है यहाँ पे ब्लॉक कर दें, तब आपका जो है यहाँ पे एनेस्थेटिक इफेक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे? मिनिमम एल्वोलर कंसंट्रेशन जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक। ठीक है, ये क्या करता है? मेज़र करता है किसको? यहाँ पे इनहेलेशनल यहाँ पे एजेंट की पोटेंसी। मतलब जो भी आपके इनहेलेशनल जो एजेंट हैं उनकी पोटेंसी को जो है किससे मेजर किया जाता है? यहाँ पे मिनिमम एल्वोलर कंसंट्रेशन से। और यहाँ पे लो मैक मतलब जिस यहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट की, जो भी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट हैं जिनका मैक जो है वो लो होगा, उनकी जो पोटेंसी है वो क्या हो जाएगी? आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलती है कि आपका जो मैक होता है MAC, मैक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम ऑर्डर देखें, देखिए हमारे पास जो है ना, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हेलोथेन है, उसके बाद आपका आइसोफ्लोरिन है, उसके बाद आपके पास सीवोफ्लोरिन है, देन आफ्टर यहाँ पे डेस्फ्लोरिन है। ठीक है, तो इन सब में सबसे कम जो है आपका जो है मैक किसका होगा? तो यहाँ पे जो आपका हेलोपेरिडोल है, यहाँ पे हेलोपेरिडोल यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक की अगर बात करें, ये क्या है? मिनिमम मैक है, तो इसकी जो पोटेंशियल हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी? आपकी मैक्सिमम। ठीक है, हेलोथेन की जो आपकी यहाँ पे पोटेंशियल है मैक्सिमम हो जाएगी। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मैक्सिमम मैक किसका आएगा? यहाँ पे डेस्फ्लोरिन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम मैक है, तो इसकी पोटेंशियल की बात कीजिए तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो सबसे कम होगी। ठीक है, देन हम बात करें यहाँ पे ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। तो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट की बात करें तो ये क्या डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है ऑनसेट ऑफ स्पीड। यहाँ पे लोअर द स्पीड इक्वल टू फास्टेस्ट द इंडक्शन। जितना जो है उसकी जो है स्पीड जो है वो कम रहेगी, उतना ज़्यादा उसका फास्टिंग इंडक्शन प्रॉपर्टी होता है। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है? यहाँ पे फास्टेस्ट ऑनसेट होता है। यहाँ पे फास्टेस्ट ऑनसेट होने की वजह से ये क्या है? यहाँ पे वीक एनेस्थेटिक। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हेलोथेन की।
तो हेलोथेन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ पे हाई पोटेंसी, पहले ही मैंने बताया क्योंकि इसका मैक जो है आपका मिनिमम है तो इसकी पोटेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसमें एक रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क क्या है यहाँ पे, हेपेटोटॉक्सिसिटी। अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको मान लीजिए एनेस्थेटिक एजेंट की ज़रूरत है, लेकिन क्या है अगर उसको जो है लीवर की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेलोथेन नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सीवोफ्लोरिन। तो यहाँ पे सीवोफ्लोरिन जो होता है, यहाँ पे ये क्या है आपका बेस्ट इनहेलेशनल इंडक्शन इन द चिल्ड्रन। अगर बच्चों की बात की जाए तो उनमें जो सबसे बेस्ट इनहेलेशनल इंडक्शन होता है वो कौन सा होता है, सीवोफ्लोरिन। देन हम बात करें यहाँ पे डेस्फ्लोरिन की, जो कि क्या है यहाँ पे फास्टेस्ट रिकवरी, बट ये क्या करता है, इरिटेट करता है आपका यहाँ पे एयर वेज को, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे आइसोफ्लोरिन की। आइसोफ्लोरिन जो होता है ना, ये क्या होता है यहाँ पे कोरोनरी स्टील, और इसके वजह से क्या होता है यहाँ पे सिम्टम्स रिस्क हो सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे मीथोहेक्सिटल की बात की जाए तो यहाँ पे ये क्या करता है, इसको यूज किया जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में, और इसका क्या होता है यहाँ पे रैपिड ऑनसेट होता है। उसके बाद यहाँ पे थायोपेंटल की अगर हम बात करें तो थायोपेंटल ये क्या करता है यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट टू द फैट। ये क्या करता है ना, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है फैट में, और कॉजिंग क्या होता है यहाँ पे शॉर्ट एक्शन। अब मान लीजिए आपने जो है इस ड्रग को दिया यहाँ पे थायोपेंटल को, अब ये क्या हुआ कि ये जो आपका फैट होता है, अब सारी दवाई अगर फैट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो जो है इसका एक्शन कहाँ पे रहेगा, फिर इसका एक्शन ही नहीं रहेगा, इसलिए ये क्या है यहाँ पे शॉर्ट एक्शन है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे प्रोपोफॉल की, तो प्रोपोफॉल क्या करता है यहाँ पे कॉजेज पेन ऑन इंजेक्शन। मतलब जब कभी भी आप प्रोपोफॉल को देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इंजेक्शन के फॉर्म में, तो वहाँ पे पेन होगा, उसके वजह से जो है यहाँ पे एंटी एमेटिक इफेक्ट, मतलब जो है जो पर्सन है उनको उल्टी जैसा जो है यहाँ पे वोमिटिंग इफेक्ट जो है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कुछ था बेसिक एनेस्थेटिक। देन हम बात करेंगे यहाँ पे इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट की, ठीक है। देन आफ्टर हम फर्स्ट इसमें क्या बात करेंगे यहाँ पे केटामिन की। केटामिन क्या होता है यहाँ पे NMDA एंटागोनिस्ट, मतलब जो है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या है, ये NMDA क्या होता है आपका, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की तो ये क्या हो जाएगा आपका NMDA एंटागोनिस्ट, और ये क्या करता है यहाँ पे प्रिजर्व करता है किसको, यहाँ पे रेस्पायरेशन को। इसमें क्या होता है ना कि ये जो केटामिन होता है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किसमें आपका, यहाँ पे न्यूरोसर्जरी, यहाँ पे न्यूरोसर्जरी में क्या है, ये आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और इसका यूज किस में करते हैं, तो इसका जो है यूज़ है दो कंडीशन में। एक आपका शॉक, अगर किसी को शॉक हो गया है उस कंडीशन में आप केटामिन दे सकते हैं। दूसरा कोई अगर अस्थमा का पेशेंट है, अस्थमा में, मतलब दो जगह शॉक में और अस्थमा में आप केटामिन दे सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसमें, यहाँ पे न्यूरो सर्जरी में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इटोमिडेट की, तो इटोमिडेट क्या आता है, यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर स्टेबिलिटी है, बट यहाँ पे ये क्या कर देगा, जो हमारा एड्रिनल सप्रेशन कर देगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि अगर कोई एड्रिनल डिजीज़ से रिलेटेड कोई डिजीज़ है आपको एड्रिनल ग्लैंड से, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इटोमिडेट को हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पे डेक्समेडिटोमिडीन, ये क्या होगा, अल्फा-2 एगोनिस्ट होता है, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है यहाँ पे सेडेशन, मतलब जो है स्लीपिंग टेंडेंसी को जो है, और विदाउट रेस्पायरेटरी डिप्रेशन, मतलब हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम को बिना डिप्रेस किए क्या करेगा, ये हमको प्रोवाइड करेगा यहाँ पे सेडेशन को, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे बात करें हम मेडाजोलेम की। मेडाजोलेम की बात करें तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपिन है फॉर यहाँ पे प्री मेडिकेशन, मतलब प्री मेडिकेशन से पहले जो है यहाँ पे ये क्या है, वर्क करता है एज ए शॉर्ट एक्टिंग यहाँ पे बेंजोडाइजिपिन की तरह। देन हम बात करें यहाँ पे फेंटेनिल की, तो यहाँ पे फेंटेनिल जो होता है यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा पोटेंट होता है किससे, यहाँ पे मॉर्फिन से। देन यहाँ पे रेमीफेंटेनिल की अगर बात कीजिए तो रेमीफेंटेनिल क्या है, यहाँ पे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ओपोइड। जब कभी भी यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ओपोइड की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो इसके लिए जो है आपका एंटीडोट क्या होता है, यहाँ पे नेलॉक्सोन, क्या हो जाएगा आपका नेलॉक्सोन।
यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सूफेंटेनिल की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्ट पोटेंट ओपोइड। अगर कोई आपसे पूछे कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ओपोइड कौन है तो वो हो जाएगा आपका रेमिफेंटेनिल। और अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे मोस्ट पोटेंट ओपोइड कौन सा है, देन आफ्टर यहाँ पे सूफेंटेनिल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एल-फेंटेनिल की, तो यहाँ पे एल-फेंटेनिल जो होता है यहाँ पे रैपिड ऑनसेट होता है, इस वजह से इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। देन हम बात करें यहाँ पे मॉर्फिन की। मॉर्फिन क्या है, ये क्या करता है, रिलीज करता है किसको, हिस्टामिन को, और उसके वजह से जो है हमारा जो है बीपी जो है वो डिक्रीज, यहाँ पे बीपी जो है वो डिक्रीज होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ मीपेरिडीन की, जिसको हम पैथिडीन भी बोलते हैं, ये क्या करता है, यहाँ पे कॉज करता है यहाँ पे सेरोटोनिन सिंड्रोम विथ यहाँ पे MAOIS विथ, ये एक तरह की कंडीशन है, उसके लिए जो है ये क्या करता है, सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज करता है इसके साथ। देन हम बात करेंगे यहाँ पे मसल रिलैक्सेंट की, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका आता है तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सक्सिनिल कोलिन। तो यहाँ पे सक्सिनिल कोलिन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का डीपोलराइजिंग एजेंट होता है जो कि कॉज करता है यहाँ पे फेसिकुलेशंस। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे रोक्यूरोनियम की, तो ये भी क्या है, एक नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट होता है, और इसका जो ऑनसेट है वो क्या है आपका, रैपिड ऑनसेट है। देन आफ्टर बात करें हम पे वीक्यूरोनियम, ये क्या है आपका इंटरमीडिएट ड्यूरेशन का है, जिसमें क्या होता है यहाँ पे लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। देन आफ्टर हम बात करें एट्राक्यूरियम की, तो इसमें कौन सा एलिमिनेशन देखने को मिलेगा आपको, हाफमैन एलिमिनेशन देखने पड़ेगा, लेकिन सेफ इन रीनल फेलियर। अगर आपको जो है यहाँ पे किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो भी आप एट्राक्यूरियम दे सकते हैं, क्योंकि ये रीनल डिजीज़ में भी क्या है, सेफ है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे सिस एट्राक्यूरियम की, इसमें क्या होता है, यहाँ पे लेस हिस्टामिन रिलीज होता है देन द एट्राक्यूरियम। एट्राक्यूरियम से इसमें क्या होता है, लेस हिस्टामिन रिलीज होता है यहाँ पे सिस एट्राक्यूरियम में। देन हम बात करें यहाँ पे पैनक्यूरोनियम की, जो कि क्या है, एक तरह का यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग है और इंक्रीज करता है किसको, यहाँ पे हमारे हार्ट रेट को। नियोस्टिग्मिन की अगर हम बात करें, जो कि क्या है, यहाँ पे रिवर्स नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉक, ये क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो नियोस्टिग्मिन क्या होता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे सुगामा डेक्स की अगर बात कीजिए तो सुगामा डेक्स की बात की यहाँ पे सेलेक्टिवली रिवर्स यहाँ पर रूकोरोनियम और वेनकोरोनियम। देन यहाँ पे इड्रोफोनियम की अगर बात की जाए तो इड्रोफोनियम जो है, जो कि यूज़ किया जाता है किसमें, यहाँ पे मैस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में। अगर आपको मैस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस बनानी है तो उसके लिए हमको इड्रोफोनियम जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे डेंट्रोलिन की अगर बात कीजिए तो डेंट्रोलिन जो है वो ट्रीटमेंट करता है किसमें, हमारे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में। देन हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की। तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का कॉज क्या होता है, यहाँ पे आपको डिफेक्टिव राइनोडिन रिसेप्टर देखने के मिलेंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेसिव कैल्शियम रिलीज। ठीक है, तो चलिए इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यूटेशन होता है, यहाँ पे म्यूटेशन होगा कहाँ पे, आपका जो यहाँ पे राइनोडिन रिसेप्टर होता है वहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगा, कहाँ पे, एट यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, उसके कौन से क्रोमोसोम नंबर पे, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 10 एंड यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 17 पे। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेसिव रिलीज होगा किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम का जब आपका एक्सेसिव रिलीज होगा उसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है आपका, कैल्शियम। और यहाँ पे क्या हो गया है कि आपका कैल्शियम जो है वो एक्सेसिव रिलीज हो रहा है। जब कभी भी आपका कैल्शियम जो है एक्सेसिव रिलीज होगा उसके वजह से क्या होगा, आपका यहाँ पे एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, आपका हाइपर कैलेमिया हो जाएगा, और हाइपर कैलेमिया की वजह से क्या हो जाएगा आपका एरिथमिया। यहाँ पे एरिथमिया मतलब जो आपकी जो है हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी आपकी इर्रेगुलर। और अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की तो इसमें क्या देते हैं आप, यहाँ पे डेंट्रोलिन सोडियम, डेंट्रोलिन यहाँ पे सोडियम। ठीक है, तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे आपका मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का। यहाँ पे इसको ट्रिगर कौन करता है, मतलब मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को ट्रिगर कौन करता है, तो यहाँ पे आपका हेलोथेन है वो ट्रिगर करता है, यहाँ पे सक्सिनिल कोलिन है वो ट्रिगर करता है।
फर्स्ट साइन आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैसेस्टर स्पाज्म। स्पाज्म क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारी मसल है वो क्या हो जाएगी आपकी एक्सेस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक्सेसिव। इसमें आपको एक यहाँ पे क्लासिकल ट्रायड भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा, मसल जो है रिजिडिटी मतलब एकदम जकड़ जाएगी, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, एसिडोसिस। और यहाँ पे ट्रीटमेंट तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे डेंट्रोलिन सोडियम देते हैं, साथ में आप जो है यहाँ पे सपोर्टिव केयर भी देते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पे रीजनल एनेस्थीसिया की। तो रीजनल एनेस्थीसिया में जो है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया, देन आफ्टर जो है यहाँ पे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो यहाँ पे जो स्पाइनल एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में इंजेक्टेड इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस। इसमें जो इंजेक्शन देते हैं हम कहाँ पे, सब एरेक्नोइड स्पेस में देते हैं। और आपका एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, इसमें इंजेक्टेड इनटू द एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करें स्पाइनल एनेस्थीसिया की, तो इसमें जो एडल्ट की साइट होती है, एडल्ट की साइड होती है वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे L3 और L4। और यहाँ पे चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन में हो जाएगा आपका L4 और L5। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ तक पियर्स करते हैं, यहाँ पे हम पियर्स करेंगे यहाँ पे सब एरेक्नोइड स्पेस तक। और इसमें जो है ना इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस कब देते हैं, तो इसको देते हैं अगर कोई भी सर्जरी जो कि यहाँ पे बीलो अम्बिलिकस, अगर अम्बिलिकस के नीचे कोई भी सर्जरी है तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे क्या देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। और हम बात करें यहाँ पे एपिड्यूरल यहाँ पे एनेस्थीसिया की, तो यहाँ पे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की बात की है, इसकी जो साइट होती है वो क्या हो जाएगी आपकी थोरेसिक ऑब्लिक यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा। और इसमें कहाँ तक पियर्स करेंगे, तो इसमें जो आपका लेगामेंटम फ्लेवम होता है, यहाँ पे लिगामेंटम फ्लेवम होता है, वहाँ तक जो है वो यहाँ पे जो है वो इंजेक्ट करेंगे। और इसमें एक निडल की यूज करते हैं हम, उस निडल का नाम है क्या है, यहाँ पे तू ही निडल, क्या नाम है यहाँ पे, तू ही निडल। ठीक है, देन हम बात करें यहाँ पे बुपीवाकेन की, तो यहाँ पे बुपीवाकेन क्या होता है, यहाँ पे कार्डियोटॉक्सिक होता है एट हायर डोज। मतलब बुपीवाकेन जब आप हायर डोज में देंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे टॉक्सिसिटी को जो है वो कार्डियोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे रोपीवाकेन की अगर बात की जाए जो कि क्या है यहाँ पे लेस कार्डियोटॉक्सिक है देन यहाँ पे बुपीवाकेन। यहाँ पे लिडोकेन की अगर बात करें यूज्ड इन स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड आईवी रीजनल ब्लॉक। देन हम बात करेंगे यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक की, तो यहाँ पे जो लोकल एनेस्थेटिक है यहाँ पे क्या होते हैं आपके, या तो एमाइड होंगे या फिर जो है आपके एस्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन, देखिए लोकल एनेस्थेटिक का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका लॉस ऑफ सेंसेशन यहाँ पे फ्रॉम स्पेशल एरिया। अगर स्पेशल एरिया से आपका लॉस ऑफ सेंसेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक बोलते हैं। एमाइड की बात की है तो यहाँ पे आपका लिडोकेन आ जाएगा, बुपीवाकेन आ जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे रोपीवाकेन होता है। यहाँ पे आई बिफोर केन, देखिए एमाइड और ईस्टर का पहचानने का जो बेस्ट तरीका है ना, देखिए एमाइड में 2 आई आएंगे, 2 आई। देखो लिडोकेन में एक आई यहाँ है, एक आई यहाँ है, बुपीवाकेन में एक आई यहाँ है, एक आई यहाँ है, अब रोपीवाकेन में यहाँ पे एक आई यहाँ है, एक आई यहाँ। लेकिन ईस्टर के केस में आपको जो है सिर्फ एक, यहाँ पे प्रोकेन सिर्फ एक आई देखने को मिलेगा, यहाँ पे टेट्राकेन की बात की एक आई, बेंजोसेकेन की बात की उसमें भी एक आई। तो इनको पहचानने का जो बेस्ट तरीका होता है कि ये एमाइड है या ईस्टर है। अगर 2 आई है तो एमाइड हो जाएगा, अगर एक आई है तो यहाँ पे ईस्टर हो जाएगा। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कोकेन की। कोकेन क्या है, ओनली लोकल एनेस्थेटिक कॉजिंग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल है उनको क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिथेमाग्लोबिनीमिया की बात कीजिए जो कि कॉज्ड बाय यहाँ पे जो है प्राली कोकेन और यहाँ पे बेंजाजोकेन के द्वारा होता है। देन बात करें हम यहाँ पे ईपीनेफ्रिन की इन लोकल एनेस्थेटिक, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे प्रोलॉन्ग द इफेक्ट एंड रिड्यूस द टॉक्सिसिटी। यह क्या करते हैं कि यहाँ पे जो इफेक्ट है उसको प्रोलॉन्ग कर देंगे और यहाँ पे जो टॉक्सिसिटी है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एयरवेज मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे एयरवेज मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारे पास आता है मलहम पट्टी स्कोरिंग, या फिर जो इसको हम बोलते हैं मलहम पट्टी ग्रेडिंग।
ये प्रिडिक्ट करता है किसको, यहाँ पे डिफ़िकल्टी इन इंट्यूबेशन। देखिए इसमें जो है ना यहाँ पे 4 क्लास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो जाएगी आपकी यहाँ पे क्लास 1, 2, यहाँ पे आपकी 3 एंड 4। देखिए क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड इन केस में जो है हम क्या करते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं, लेकिन क्लास थर्ड और क्लास 4 में हम इंट्यूबेशन नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्क मैक लिहाने ग्रेड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नो ग्लॉटिक विजिबल, इसमें जो हमारी ग्लॉटिस होती है वो विजिबल नहीं होती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लैरिंगोस्पाज्म की, जो कि ट्रीट विथ यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर एंड सक्सिनिल कोलिन, मतलब अगर किसी को लैरिंगो, हमारा जो लैरिंग्स है वो स्पाज्म कर गया है, ठीक है, ऐंठ गया है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे पॉजिटिव प्रेशर के साथ साथ यहाँ पे सक्सिनिल कोलिन से। उसके बाद यहाँ पे सेलिसिक्स मैनुअर की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रेशर टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप रिक्वायर्ड पे प्रेशर लगाएंगे ताकि जो है यहाँ पे हम एस्पायरेशन से इसको हम प्रिवेंट कर सकें। और यहाँ पे बोगी की अगर बात करें, यूज्ड इन डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन केस, तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन केस होता है उस केस में जो हम बोगी को जो है हम यूज करते हैं। वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन में देन हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन की। FiO2 की अगर बात करें तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, कितना फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड जो है एयर हम जो है इंस्पायर्ड करते हैं, डेट इज़ यहाँ पे रूम एयर, डेट इज़ यहाँ पे 21%। टाइडल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है यहाँ पे 5 to 8 ml पर kg आइडियल बॉडी वेट। पीप की अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव इंट एक्सपायरेटरी प्रेशर, डेट इज़ यहाँ पे प्रिवेंट करता है यहाँ पे एल्वुलर कोलैप्स। अगर ये इतना उसमें नहीं होगा देन क्या होगा आपका, यहाँ पे जो हमारा जो लंग्स है वो क्या हो जाएगा, आपका कोलैप्स हो जाएगा। देन यहाँ पे डेड स्पेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंक्रीज्ड इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। संट की अगर बात करें यहाँ पे परफ्यूजन विदाउट वेंटिलेशन। देन कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले यहाँ पे एस्पायरेशन निमोनाइटिस की बात करें तो यहाँ पे मेंडल्सन यहाँ पे सिंड्रोम, मेंडल्सन सिंड्रोम में क्या है, एक तरह का एस्पायरेशन निमोनाइटिस है। यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग, यहाँ पे PONV जिसको हम बोलते हैं ऑन्डेनसेट्रॉन यूज़। यहाँ पे हाई स्पाइनल ब्लॉक की अगर बात की जाए इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे हाइपोटेंशन होगा, साथ में क्या हो जाएगा आपका ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। लास्ट का मतलब होता है लोकल एनेस्थेटिक, जिसका क्या है यहाँ पे सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CNS में एंड कार्डियक टॉक्सिसिटी। यहाँ पे फेल्ड इंट्यूबेशन की बात कीजिए, यूज सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस। देन हम बात करें यहाँ पे पेन के मैनेजमेंट की तो यहाँ पे मल्टी मॉडल यहाँ पे एनाल्जेसिया, इसमें क्या करते हैं यहाँ पे कॉम्बिनिंग, यहाँ पे ओपॉइड का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे एनेसिड्स का कॉम्बिनेशन होगा, साथ में आपका लोकल एनेस्थेटिक्स का कॉम्बिनेशन होगा। PCA का मतलब होता है पेशेंट कंट्रोल्ड एनेस्थीसिया, यहाँ पे ओपॉइड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। इपीड्यूरल यहाँ पे एनाल्जेसिया की बात की जाए, यहाँ पे गुड फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड लेबर। यहाँ पे नर्व ब्लॉक की अगर बात करें यहाँ पे यूज फॉर सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड यहाँ पे आपके क्रोनिक पेन के लिए। उसके बाद यहाँ पे गाबा पेंटिनोइड्स की बात की जाए जो कि यूज़ किया जाता है किसमें, यहाँ पे न्यूरो, यहाँ पे पैंथेनिक पेन के लिए। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे मिसलेनियस की तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड कॉन्ट्राइंडिकेशन, यहाँ पे कहाँ पे होता है, यहाँ पे अगर कोई पेशेंट जो है निमोथोरेक्स से सफ़र कर रहा है उस कंडीशन में जो है हम नाइट्रॉक्स ऑक्साइड नहीं देंगे। कोई अगर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट है उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका एनो जो है वो आप नहीं देंगे। देन यहाँ पे मैक अवेक की अगर बात की जाए तो मैक एट विच यहाँ पे पेशेंट रेजिमेंट जो है वो कॉन्शियसनेस, मतलब इतना मैक का कंसंट्रेशन जिसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है कि जो पेशेंट है वो रीगेन हो जाए अपने कॉन्शियस लेवल पे, तो उसको बोलते हैं मैक अवेक। देन आफ्टर यहाँ पे डेक्स मेडिटोमिडिन की बात करें इन ICU में, ये क्या है आपका शेडेशन विदाउट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मतलब ये क्या करेगा, शेडेशन को क्रिएट करेगा बिना जो है हमारे रेस्पिरेटरी को जो है डिप्रेस किए हुए। टीबिया की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, इसमें क्या होता है, ये प्रोपोफोल बेस्ड एनेस्थीसिया होता है। यहाँ पे ट्रेन ऑफ 4 मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो ये क्या करता है, एसेस करता है यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट को। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एडवांस्ड एयरवेज मैनेजमेंट की, जिसमें क्या होता है यहाँ पे रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन, यहाँ पे सबसे पहले आप इंडक्शन करेंगे, यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट करेंगे फॉर
यहाँ पे इमरजेंसी इंट्यूबेशन के लिए। यहाँ पे ड्रग फॉर RSI की, यहाँ पे इटोमिडेट, सक्सिनिल कोलिन ऑब्लिक यहाँ पे कोरोनियम। देन यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू यहाँ पे सक्सिनिल कोलिन की बात की जाए तो यहाँ पे हाइपरकैलेमिया, यहाँ पे बर्न और न्यूरोमस्कुलर डिजीज़। यहाँ पे अगर किसी को हाइपरकैलेमिया है, बर्न हो गया है या फिर जो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है तो उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे सक्सिनिल कोलिन जो है वो कंट्रा इंडिकेटेड है। यहाँ पे कफ लीक टेस्ट क्या है, ये प्रिडिक्ट करता है यहाँ पे पोस्ट एक्सरबेशन ऑफ स्ट्रीडर को। यहाँ पे ऑक्सीजनेशन बिफोर इंट्यूबेशन, मतलब मान लीजिए किसी पेशेंट को आप इंट्यूबेट कर रहे हैं तो उसके पहले जो है आपको ऑक्सीजन कितनी देनी पड़ेगी, यहाँ पे 100% ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। कितने के लिए, 2 से 3 से 5 मिनट के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एपनिक ऑक्सीजनेशन की बात की जाए तो ये क्या है, एक तरह का पैसिव ऑक्सीजन डिलीवरी बाय द नेजल कैन्युला ड्यूरिंग यहाँ पे लेरिंगोस्कोपी। मान लीजिए किसी को लेरिंगोस्कोपी का ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, हम नेजल कैनुला से जो है यहाँ पे पैसिव ऑक्सीजन डिलीवरी कराते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे डिफ़िकल्टी एयर वे जो है एल्गोरिथम, इफ़ फेल्ड, अगर ये फेल्ड हो गया तो यूज़ किया जाता है यहाँ पे सुप्राग्लोटिक एयरवेज ऑब्लिक यहाँ पे सर्जिकल एयरवेज, जिसमें आप जो है मलहम पट्टी की रेटिंग जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे नेजोट्रैकियल इंट्यूबेशन की अगर हम बात करें तो ये काउंट्रा इंडिकेटेड है इन बैसिलर स्कल फ्रैक्चर। अगर यहाँ पे बैसिलर स्कल फ्रैक्चर हो गया है तो उस कंडीशन में जो है हम यहाँ पे नेजोट्रैकियल ट्यूब का जो इंडक्शन है वो यहाँ पे रोक देंगे। यहाँ पे ट्रैकियोस्टोमी इंडिकेशन, ट्रैकियोस्टोमी किस कंडीशन में दे सकते हैं, अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन है, अगर पेशेंट को जो है लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन पे रखना है तो हम यहाँ पे ट्रैकियोस्टोमी इंडिकेशन कर सकते हैं। या फिर जो है यहाँ पे एयर का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उस कंडीशन में जो है हम ट्रैकियोस्टोमी को जो है परफॉर्म करा सकते हैं। यहाँ पे क्रीकोथायरॉइडेक्टोमी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का इमरजेंसी एयरवेज है जो कि अवॉइड किया जाता है बच्चों में अगर वो 12 साल से कम उम्र का है। देन हम बात करें यहाँ पे वेंटिलेशन एंड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की तो यहाँ पे ARDS मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, यहाँ पे लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन हो जाएगा, जिस कितना यहाँ पे 4 to 6 ml पर केजी। यहाँ पे परमेसिव हाइपर कैपनिया, ये अलाउइंग हाई CO2 टू रिड्यूस यहाँ पे लंग जो है इंजरी को। यहाँ पे वेंटिलेटर इंड्यूस्ड लंग इंजरी की अगर हम बात करें, यहाँ पे कॉज्ड बाय हाई टाइडल वॉल्यूम, अगर हाई टाइडल वॉल्यूम की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेंटिलेटर इंड्यूस्ड लंग इंजरी हो सकती है। और यहाँ पे प्रेशर्स, यहाँ पे ऑटो पीप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा ड्यू टू एयर ट्रैपिंग इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। ऑटो पीप कब होगा, जब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है हमारे लंग्स में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो यहाँ पे एयर जो होती है वो ट्रैप हो जाती है, उस कंडीशन को किस में होती हैं, यहाँ पे ऑटो पीप। यहाँ पे वार्निंग फ्रॉम वेंटिलेशन की बात की जाए तो ये रिक्वायर्स करता है यहाँ पे एडिक्वेट यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम जो कि क्या है, नेगेटिव इंस्पायरेटरी फोर्स है। यहाँ पे प्रोन पोजिशनिंग इन ARDS, यहाँ पे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जो है आपकी प्रोन पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या है प्रोन पोजीशन का जो है यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन की बात करें, यूज्ड इन सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर कोई पेशेंट है उसको यहाँ पे सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है, उस कंडीशन में जो है हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन को जो है हम यूज़ करते हैं। रीजनल और हम बात करें यहाँ पे रीजनल एनेस्थेटिक और यहाँ पे नर्व ब्लॉक, तो यहाँ पे बीर ब्लॉक की अगर बात कीजिए तो ये क्या है आपका IV रीजनल एनेस्थीसिया है जो कि यूजिंग करते हैं किसको, हम यहाँ पे लिडोकेन का। देन आफ्टर हम बात करेंगे हम यहाँ पे फीमोरल नर्व ब्लॉक की, तो यहाँ पे फीमोरल नर्व ब्लॉक जो है यूज्ड इन हिप फ्रैक्चर, अगर जो है आपका हिप फ्रैक्चर हो गया है उस कंडीशन में जो है हम यहाँ पे फीमोरल नर्व ब्लॉक यूज़ करते हैं। अगर हम हिप फ्रैक्चर की अगर बात करें तो इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो हो जाएगा आपका पोस्टीरियर हिप फ्रैक्चर, ठीक है, वो क्या होता है आपका मोस्ट जो है फ्रैक्चर होता है हिप का। और ये यूजुअली कब होता है, यहाँ पर डैशबोर्ड फ्रैक्चर, जब आप क्या होता है कि गाड़ी से चल रहे हैं सामने से कुछ टक्कर आ गई तो यहाँ पे जो आपका ये जो घुटना होता है वो डैश पे जो है वो लड़ता है, उसके वजह से क्या होता है कि जो आपका फीमर होता है वो एस्टाबुलम से निकल के पोस्टीरियर साइड में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा हो जाएगा आपका पोस्टीरियर। और यहाँ पे फीमर की अगर सर्जरी करिए तो उस केस में हम जो है फीमोरल नर्व ब्लॉक यूज़ करते हैं। पॉप्युलेटियल नर्व ब्लॉक की बात की जाए तो यहाँ पे एंकल की या फिर फुट की सर्जरी करेंगे तो यहाँ पे पॉप्युलेटियल नर्व ब्लॉक। और यहाँ पे
यहाँ पे कैलिन ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर शोल्डर की जो है सर्जरी करेंगे उस कंडीशन में यहाँ पे रिस्क ऑफ फ्रेनिक नर्व ब्लॉक। इपीड्यूरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इपीड्यूरल होता है ना, ये क्या होता है, ये टाइट्रेटेड हो सकता है। यहाँ पे स्पाइनल इज यहाँ पे सिंगल शॉट। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात की जाए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन तो इसके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक, यहाँ पे पोस्ट ड्यूरल आपको पंक्चर हेडेक जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेस्ट डोज फॉर इपीड्यूरल के लिए डिटेक्ट यहाँ पे एक्सीडेंटल इंट्रावेस्कुलर और यहाँ पे इंट्राथेकल इंजेक्शन। हॉर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें इन इपीड्यूरल, डेट इज़ यहाँ पे हाई इपीड्यूरल कॉजिंग यहाँ पे सिंपैथेटिक ब्लॉकेड। यहाँ पे जो है आपका कॉर्डल, यहाँ पे इपीड्यूरल की बात करें यूज्ड इन यहाँ पे पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया। यहाँ पे कंबाइंड स्पाइनल इपीड्यूरल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फास्ट ऑनसेट विथ लॉन्गर ड्यूरेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप कॉम्बाइंड करेंगे यहाँ पे स्पाइनल और इपीड्यूरल एनेस्थेटिक तो ये क्या हो जाएंगे, इसका जो एक्शन हो जाएगा यहाँ पे वो फास्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन भी क्या हो जाएगी, बहुत लॉन्ग हो जाएगी। देन बात करेंगे यहाँ पे हम लोकल एनेस्थेटिक की, तो यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक जो होता है और टॉक्सिसिटी एंड ट्रीटमेंट। तो लोकल एनेस्थेटिक एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स की बात की है तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो सीएनएस होता है ना उसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक्साइटेशन करेंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे दौरे पड़ेंगे, सीजर्स आएंगे और यहाँ पे आपका कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे लिपिड इमल्सन थेरेपी हो जाएगी। मैक्सिमम डोज ऑफ लिडोकेन विथ यहाँ पे इपीनेफ्रिन वो कितना हो जाएगा आपका 7 mg/kg और मैक्सिमम डोज ऑफ बुपीवाकेन का आप मैक्सिमम डोज कितना दे सकते हैं, तो यहाँ पर 2.5 mg/kg। यहाँ पे बात करें हम इपीनेफ्रिन की इन द लोकल एनेस्थेटिक, जो कि क्या करता है, रिड्यूस करता है यहाँ पे सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन और प्रोलॉन्ग करता है किसको, यहाँ पे इफेक्ट को। यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन टू यहाँ पे जो है इपीनेफ्रिन इन लोकल एनेस्थेटिक, ये क्या करता है, यहाँ पे इंड आर्टेरियल साइट, यहाँ पे फिंगर पे, नोज पे, पेनिस पे और यहाँ पे टोस पे। देन हम बात करेंगे यहाँ पे मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर। सबसे पहले यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ मैक, तो मैक क्या करता है, यहाँ पे सबसे पहले शेडेशन करेगा, साथ में पेन को कंट्रोल करेगा और यहाँ पे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ड्रग यूज्ड इन द मैक की बात करें तो यहाँ पे प्रोपोफॉल, मिडासोलेम, फेंटिनिल और यहाँ पे डेक्सामेडिटोमिडिन वो यूज़ करते हैं। पेशेंट रिमेन कॉन्शियस इन मैक कैन बी रिस्पॉन्ड टू वर्बल कमांड। अगर जो है पेशेंट जो है रिमेन कॉन्शियस है मैक पे तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। आप कोई आवाज़ उसको देंगे तो वहाँ पे कोई आवाज़ पे भी क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ पे मैक की बात करें और यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया की बात करें तो यहाँ पे नो लॉस ऑफ एयरवेज रिफ्लेक्स इन दी मैक। न्यूरोट्रांसमीटर की बात कीजिए तो यहाँ पे मैनिटोल इन न्यूरोसर्जरी, जो कि रिड्यूस करते हैं यहाँ पे इंट्राक्रेनियल यहाँ पे प्रेशर को। हाइपर वेंटिलेशन इन द ब्रेन सर्जरी की बात कीजिए तो यहाँ पे लो करते हैं किसको, यहाँ पे CO2 को और रिड्यूस करते हैं यहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। कीटामीन की अगर बात कीजिए इन द न्यूरो केसेस की तो यहाँ पे अवॉइड टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। यहाँ पे देखिए इसीलिए क्या होता है ना कि जो कीटामीन होता है वो न्यूरो सर्जरी में वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको क्या है, इंक्रीज़ करता है। यहाँ पे प्रोपोफॉल इन द न्यूरो सर्जरी की बात करिए, यहाँ पे प्रीफर D2 ये क्या करता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्या रिड्यूस करता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीटामीन जो है ना ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा देता है, इसलिए क्या है यहाँ पे न्यूरो सर्जरी में जो है इसका यूज हम नहीं करते। और यहाँ पे प्रोपोफॉल की अगर बात कीजिए तो इसको न्यूरोसर्जरी में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको जो है वो घटा देता है। इंट्राक्रेनियल हाइपोटेंशन की बात कीजिए मैनेजमेंट तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सेलाइन और यहाँ पे मैनिटॉल, यहाँ पे आपका हेड एलिवेशन। देन कार्डियक एनेस्थीसिया की बात कीजिए तो यहाँ पे ऑफ पंप यहाँ पे CABG डन विदाउट यहाँ पे कार्डियो पल्मोनरी बाईपास, मतलब हम कार्डियो पल्मोनरी को बिना बाईपास किए जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोपोफॉल की बात कीजिए यहाँ पे कार्डियक सर्जरी में कॉज करता है क्या, यहाँ पे हाइपोटेंशन। इटोमीडिएट की बात कीजिए तो यहाँ पे इटोमीडिएट इन द कार्डियक पेशेंट में प्रीफर्ड फॉर यहाँ पे हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी। यहाँ पे एओर्टिक स्टेनोसिस एंड एनेस्थीसिया मेंटेन इन प्री लोड एंड आफ्टर लोड। यहाँ पे हो जाएगा आपका पल्मोनरी यहाँ पे हाइपरटेंशन एंड एनेस्थीसिया, जो कि अवॉइड किया जाता है, यहाँ पे अवॉइड करता है यहाँ पे हाइपोक्सिया को और एसिडोसिस को।
देन हम बात करेंगे यहाँ पे पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया की। तो यहाँ पे नियोनेट नीड हायर मैक ड्यू टू मिनिमम CNS, यहाँ पे इमेच्योर, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो CNS होता है वो इमेच्योर होता है, उसके वजह से क्या हो जाएगा, नियोनेट को हायर मैक चाहिए। बेस्ट इंडिकेशन फॉर किड की बात किया जाए तो यहाँ पे सीवोफ्लोरेन इनहेलेशनली जो है यहाँ पे बेस्ट इंडिकेशन है। यहाँ पे लरंगोस्पाज्म हो गया बच्चों में अगर, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे CPAP और यहाँ पे सक्सिनिलकोलिन का यूज़ करते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे न्यूनेटल जो कि रिस्पॉन्स टू एनेस्थीसिया, यहाँ पे हायर सेंसिटिविटी टू रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट, यहाँ पे इफिनेफ्रिन डोज इन द न्यूनेटल रिसक्सिटेशन। अगर न्यूनेटल को जो है हम रिसक्सिटेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो इफिनेफ्रिन का डोज क्या होगा, तो 0.01 mg/kg जो है वो क्या देंगे हम IV देते हैं। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिक एनेस्थीसिया की बात कीजिए तो यहाँ पे प्रीफर्ड एनेस्थीसिया, यहाँ पे प्रीफर्ड एनेस्थीसिया इन द सी सेक्शन। अगर कोई लेडीज़ है उसको नॉर्मल वेजिनाइल डिलीवरी नहीं हो पा रही है और उसको सी सेक्शन से करना होगा, तो उस कंडीशन में जो है हम कौन सा एनेस्थीसिया जो है प्रीफर करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया। यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू रीजनल एनेस्थीसिया दैट इज कोगुलोपैथी। अगर जो है किसी को कोगुलोपैथी है उस कंडीशन में कौन सा जो एनेस्थीसिया हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे रीजनल एनेस्थीसिया। यहाँ पे इपिड्यूरल और स्पाइनल इन द प्रेगनेंसी की बात की जाए तो इपिड्यूरल जो है वो प्रीफर्ड किया जाता है लेबर के लिए, स्पाइनल फॉर सी सेक्शन के लिए। मतलब जो है लेबर के लिए आप प्रीफर्ड करेंगे इपिड्यूरल, और यहाँ पे अगर सी सेक्शन करना, नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया। यहाँ पे हाइपोटेंशन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, यहाँ पे ट्रीट विथ फ्लूइड। अगर आपको जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया देगा, उसके वजह से आपको यहाँ पे हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो गया, उसके वजह से आप क्या करेंगे यहाँ पे इसको ट्रीट करेंगे यहाँ पे फ्लूइड की वजह से, और यहाँ पे वैसोप्रेसिन। यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक डोज इन द प्रेगनेंसी जो कि रिड्यूस द हार्मोनल चेंज। यहाँ पे एस्पायरेशन रिस्क इन द प्रेगनेंसी की बात है ड्यू टू डिक्रीज यहाँ पे लोअर इसोफेजियल स्पिंटर टोन। यहाँ पे जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्पिंटर का जो टोन होता है वो डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे, इसलिए एस्पायरेशन का रिस्क होता है कहाँ पे आपके यहाँ पे प्रेगनेंसी में। देन हम बात करें यहाँ पे जीरिएटिक एनेस्थीसिया की भी। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे मैक डिक्रीजेस विथ एज। यहाँ पे एल्डरली रिक्वायर यहाँ पे लोअर डोज, यहाँ पे जो एल्डरली होते हैं ना वो लोअर डोज को रिक्वायर करते हैं। यहाँ पे जो आपका इनहेल्ड एनेस्थीसिया होता है एल्डरली में, यहाँ पे स्लोअर ऑनसेट ड्यू टू डिक्रीज लंग फंक्शन। मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें क्या होता है कि जो लंग फंक्शन होता है वो डिक्रीज होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाए यहाँ पे स्लो ऑनसेट होता है। यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम जो है यहाँ पे मोस्ट कॉमन इन एल्डरली पेशेंट में क्या होता है, मोस्ट कॉमन। ऑफवाइड इन द एल्डरली की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और रिस्क ऑफ यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी आपको देखने को मिलेगा। देन हम बात करेंगे यहाँ पे एनेस्थीसिया एंड स्पेशल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे MH ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे अवॉइड करता है, यहाँ पे हेलोथेन ऑब्लिक यहाँ पे सक्सिनिल कोलिन। यहाँ पे प्रोफायरिया एंड एनेस्थीसिया की बात की है जो कि अवॉइड करते हैं यहाँ पे बारबिचुरेट्स में। देन सिकल सेल एंड एनेस्थीसिया यहाँ पे अवॉइड हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। यहाँ पे फियोक्रोमोसाइटोमा सर्जरी कंट्रोल BP बिफोर सर्जरी। मतलब अगर कोई फियोसाइटोक्रोमा की सर्जरी हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या करना, अगर सर्जरी होनी है तो उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे BP को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे बर्न पेशेंट है कोई, उसके साथ साथ यहाँ पे सक्सिनिलकोलिन, यहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ यहाँ पे हाइपरकैलेमिया। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एंड स्टेज लीवर डिजीज़ के साथ साथ अगर एनेस्थीसिया है तो यहाँ पे अवॉइड करना है हेपेटोटॉक्सिक ड्रग। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ मिसलेनियस हाई एल्ड फैक्ट की। तो यहाँ पे डेड स्पेस वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पे वेंटिलेशन विदाउट परफ्यूजन, यहाँ पे मैक फॉर ब्लॉकेड ऑफ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज़ यहाँ पे हायर देन मैक अवेक। यहाँ पे PaO2 और FiO2 रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका लेस देन 200 होता है यहाँ पे ARDS के केस में। यहाँ पे टोटल बॉडी वाटर इन एनेस्थीसिया अफेक्ट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कार्डियक आउटपुट एंड इनहेलेशनल एनेस्थीसिया की बात करें तो हाई कार्बन मोनोऑक्साइड एंड यहाँ पे स्लोअर इंडक्शन। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ओबेसिटी एंड एनेस्थीसिया इंक्रीज रिस्क ऑफ यहाँ पे एयरवेज। देन सेंट्रल वेनस प्रेशर यहाँ पे मॉनिटरिंग यूजेस यहाँ पे यूज्ड फॉर फ्लूइड स्टेटस असेसमेंट। बाई बिस्पेक्टल इंडेक्स की बात करें तो ये मॉनिटर करता है डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया की, कितनी डेप्थ है एनेस्थीसिया की। मैक एंड एस, मैक जो है वो डिक्रीज बाई 6 पर
डिकेट। बारबिटूरेट्स एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिड्यूसेस करता है क्या, यहाँ पे सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। यहाँ पे लिडोकेन की बात करें फॉर कफ सप्रेशन, यहाँ पे यूज बिफोर इंट्यूबेशन और डिलेड इमरजेंसी फ्रॉम एनेस्थीसिया कॉजेज इंक्लूड, यहाँ पे हाइपोथर्मिया होगा, हाइपोथर्मिया ड्रग एंड मेटाबॉलिक यूज। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे ASA ग्रेडिंग की, ASA की यहाँ पे ग्रेडिंग। तो यहाँ पे जो है ग्रेडिंग फर्स्ट, ASA ग्रेडिंग फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी नॉर्मल हेल्थ, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे ASA ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको माइल्ड सिस्टेमिक डिजीज़, और यहाँ पे ASA 3 की अगर हम बात करें तो ASA में 3 में जो है आपको यहाँ पे सीवियर सिस्टेमिक डिजीज़। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ASA 4 की, तो ASA 4 में आपको यहाँ पे सिस्टेमिक सीवियर सिस्टेमिक डिजीज़ डेट इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होगी आपकी कांस्टेंट टू यहाँ पे लाइफ थ्रेट। देन आफ्टर यहाँ पे ASA 5, यहाँ पे ASA 5 की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे मोरीबाउंड कंडीशन, मोरीबाउंड कंडीशन। और यहाँ पे ASA 6 की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे डिक्लेयर्ड यहाँ पे ब्रेन डेथ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पिन इंडेक्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में जो है वो यूजली पूछा जाता है, ठीक है। क्या आपका यहाँ पे पिन इंडेक्स, ठीक है। तो इसका याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे 5, 6 और 7, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 1, 5, 2, 5, 3, 5। 1, 5 जो है पिन इंडेक्स किसका है आपका एयर का, ठीक है। 2, 5 किसका है आपका O2 का, और 3, 5 जो है आपका किसका है N2O का। उसके बाद 6 आ गया, तो 6 में भी लिखेंगे 1, 6, यहाँ पे 2, 6, देन 3, 6। 1, 6 किसके लिए होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन यहाँ पे 7%, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं 1, 6। और अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लेस देन 7% है तो उसको हम बोलते हैं 2, 6। और यहाँ पे 2, 3, 6 की जो होती है ये किसके लिए होती है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 7 की। 7 में क्या होता है यहाँ पे एंटोनॉक्स, और एंटोनॉक्स में जो है यहाँ पे 2 गैस का कॉम्बिनेशन रहता है। तो पहली कौन सी गैस होती है, यहाँ पे 50% जो है हम क्या देते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, और 50% जो है आप देते हैं यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए बहुत इजी ट्रिक है, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 5, 6, 7, ठीक है। उसके बाद 1, 5, 2, 5, 3, 5 एयर ऑक्सीजन NO2। उसके बाद 6 आ जाएगा। 1, 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, अगर वो ग्रेटर देन 7% है तो यहाँ पे 1, 6, और लेस देन 7% है तो यहाँ पे 2, 6, और यहाँ पे 3, 6 किसके लिए, यहाँ पे साइक्लो यहाँ पे प्रोपेन के लिए। उसके बाद एंटोनॉक्स जो है वो 2 गैस का कॉम्बिनेशन होता है, 50% ऑक्सीजन 50% NO2। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ सिलेंडर होते हैं और उनके जो है कलर कोडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेंडर और उसकी कलर कोडिंग, तो सबसे पहले आपका आता है एयर का। एयर की अगर हम बात करें तो इसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रे बॉडी, मतलब मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, तो इसकी जो बॉडी होगी तो बॉडी जो हो जाएगी वो यहाँ पे ग्रे, और यहाँ पे विथ, और ये जो इसकी शोल्डर होता है इसका जो है आपका शोल्डर जो हो जाएगा वो ब्लैक एंड वाइट। एयर की अगर हम बात करें तो एयर में क्या हो जाएगा, ग्रे बॉडी विथ ब्लैक एंड वाइट शोल्डर। ये आपका बॉडी जो है वो आपकी ग्रे हो जाएगी, और ये जो शोल्डर है आपका वो हो जाएगा आपका ब्लैक एंड वाइट। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे O2 की। तो O2 में क्या होता है, जो इसकी बॉडी होती है वो ब्लैक होता है, और जो शोल्डर होता है वो वाइट। मतलब आपकी बॉडी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ब्लैक, और यहाँ पे जो आपका शोल्डर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाइट, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे N2O की बात कीजिए, तो N2O जो होता है ये क्या होता है कि इसमें जो है ये टोटली ब्लू होता है।
इसमें इसकी बॉडी और इसका शोल्डर टोटल दोनों क्या होते हैं, ब्लू होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है ये पूरा क्या होता है आपका ग्रे होता है, बॉडी और यहाँ पे शोल्डर। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन की, तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन जो है ना ये किस कलर का होता है आपका, यहाँ पे ऑरेंज कलर का होता है। और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे इंटेनॉक्स। इंटेनॉक्स की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे ब्लू बॉडी क्या होगी इसकी, ब्लू होगी, और इसका जो आपका शोल्डर होगा वो हो जाएगा आपका वाइट। ठीक है, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपका। और इसमें भी जो है एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कुछ क्या बोलते हैं सर्किट के बारे में। तो देखिए सर्किट जो है वो 3 तरीके की होती है। एक हो जाएगी आपकी ओपन सर्किट, देन आफ्टर आती है आपकी क्लोज सर्किट, देन आफ्टर आता है सेमी क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट की बात की जाए तो यहाँ पे ये इसमें इजी तो होता है, लेकिन आजकल हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसमें से एक साइड से कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी जाती है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं उसमें जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बढ़ जाता है और यहाँ पे अनकॉन्शियस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोज सर्किट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एडवांटेज इसका यही होता है कि इसमें जो हम गैस का फ्लो कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गैस को जो है हम ह्यूमिडिफाई भी कर सकते हैं। सेमी क्लोज्ड की अगर हम बात कीजिए तो इसको हम बोलते हैं मैपेल्सन सर्किट। ठीक है, इसमें आपका मैगल सर्किट भी आता है। ठीक है, यहाँ पे एगल सर्किट भी आता है। उसमें देखिए 6 तरीके का, यहाँ पे A B C, यहाँ पे D E और F। यहाँ पे A से D तक बात करें तो ये यूज होता है आपका एडल्ट में, और यहाँ पे लास्ट के E और F जो होते हैं वो आपके पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। मतलब ऐसे चाइल्ड जो कि लास्ट में जो यहाँ पे E एंड F होता है, तो जो आपका E वाला होता है ना, तो ये आपका जो है प्री मेच्योर बेबी, अगर कोई प्री मेच्योर बेबी है तो उसमें जो है कौन सा यूज किया जाएगा, यहाँ पे E सर्किट जिसको बोलते हैं एग एरिस सर्किट होता है। और यहाँ पे जो F वाला होता है इसको हम बोलते हैं जैक्सन सर्किट, जो कि यहाँ पे लेस देन 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए यूज़ होता है। तो ये था आपका एनेस्थीसिया का कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे। PDF के लिए आप हमको जो है ना वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने PDF आपको सेंड कर दी हुई है। ठीक है, थैंक यू।